नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी स्पेशल। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। सुखदेव सिंह नामधारी, ये नाम आजकल आप खूब सुन रहे हैं। पॉन्टी और हरदीप चड्ढा मर्डर केस में नामधारी पर हत्या का केस दर्ज हुआ है। राजनीति के गलियारों में नामधारी के नाम से चर्चित सुखदेव सिंह नामधारी को उत्तराखंड के लोग बाजपुर के बाहुबली के नाम से भी जानते हैं। देखिए सुखदेव सिंह नामधारी की पूरी कहानी। ये सुखदेव सिंह नामधारी के साम्राज्य का वो हिस्सा है जो उत्तराखंड के पूरे उधम सिंह नगर जिले में फैला हुआ है। फिर वो चाहे नामधारी का आलीशान फार्म हाउस हो, बाजपुर में नामधारी के ये ढाबे हो, या फिर खनन के कारोबार से जुड़े होने का सबूत देते ये ट्रक और होर्डिंग्स। करोड़ों की इस मिल्कियत और राजनीति के रसूख के चलते नामधारी का नाम उत्तराखंड में तो हर कोई जानता है, लेकिन इन दिनों पॉन्टी चड्ढा की हत्या में नाम आने की वजह से वो कुछ ज्यादा ही सुर्खियों में है। इन तस्वीरों को देखकर आप आसानी से नामधारी के रसूख का अंदाजा लगा सकते हैं। पहली तस्वीर में सुखदेव सिंह नामधारी शराब और रियल एस्टेट के बड़े कारोबारी पॉन्टी चड्ढा के साथ दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तस्वीर में नामधारी आर्ट ऑफ लिविंग के श्री श्री रविशंकर के साथ नजर आ रहे हैं। तीसरी तस्वीर से साफ है कि नामधारी के रिश्ते आरएसएस के साथ भी रहे हैं, तो वहीं बीजेपी से भी उनके संबंध किसी से छिपे नहीं। देखिए, नामधारी की शुरुआत जो है वो आरएसएस के कुछ शिविरों से हुई और केसी सुदर्शन जब उस टाइम संघ संचालक थे, उस समय वो उनकी क्लासों में बाहर बैठ के देखा करता था। कोई ये नहीं था कि वो आरएसएस का कोई वर्कर था, लेकिन धीरे धीरे वो आरएसएस के थ्रू घुस के जो है उसने भाजपा का दामन थामा। भाजपा के बड़े नेताओं ने उसे परिचय दिया और धीरे धीरे करके वो भाजपा के बड़े नेताओं से संपर्क साधने के बाद भाजपा के लोग ये भी जानते थे कि इसके ऊपर उस समय भी कम से कम 16-17 मुकदमे दर्ज थे। और वहाँ पर उस व्यक्ति की इमेज ये थी कि वो, आप ये देखिए कि रेता माफिया, बजरी माफिया और शराब माफिया, इन तमाम लोगों को परिचय देता था। बताया जाता है कि 80 के दौर में ट्रक ड्राइवर से शुरू हुआ सुखदेव सिंह नामधारी का सफर राजधानी एक्सप्रेस की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और वहीं थानों में उनके नाम की फाइल भी मोटी हो रही थी। सुखदेव सिंह नामधारी ने अपने पॉलिटिकल कनेक्शन का इस्तेमाल सीढ़ियों की तरह किया। जैसे ही मतलब निकला वो हमेशा सीढ़ियां काटता गया। उसके खिलाफ अब तक 14 आपराधिक मुकदमे थे जो सन 1995 से लेकर 2006 के बीच में दर्ज हुए थे। इनमें से 12 मामलों में अदालत से वह बरी हो चुका है। इसमें हत्या, अपहरण से लूट और डकैती तक के मुकदमे उसके खिलाफ चल रहे थे। 3 दशकों में नामधारी ने अपनी संपत्ति का कुतुब मीनार खड़ा कर लिया। बताया जाता है कि किसी वक्त कोसी नदी में हरे रंग के सैकड़ों डंपर नामधारी के हुआ करते थे। हरे रंग का मतलब होता था कि ये डंपर नामधारी के हैं। ट्रक ड्राइवर से आज वो बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टर बन गए हैं, बहुत बड़े खनन व्यवसायी बन गए हैं। ये तो ज्ञात उनके हैं। बाकी अज्ञात शराब के व्यवसाय में पॉन्टी साहब के साथ कितना उनका रहा होगा, ये दूसरी सोचने की बात है। उसके बाद राजनीति में उनकी दखल ये देखिए कि सीधे अल्पसंख्यक आयोग एक संवैधानिक पद है और वो राज्य मंत्री का जैसा पद है, वहां तक पहुंच के किसी ने ये जानने की कोशिश, उनका पिछला आपराधिक रिकॉर्ड तक जानने की कोशिश नहीं की। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि वो खुद बने ही नहीं, मतलब उसके पीछे कितना बड़ा षड्यंत्र है और इस सत्ता को बनाने बिगाड़ने का कितनी बड़ा मादा उनके पास है। उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर से गुजरते वक्त कई ऐसे ढाबे मिल जाएंगे जिन पर नामधारी का नाम लिखा हुआ मिलेगा। स्टोन क्रशर के ठिकानों पर नामधारी ग्रुप की निशानदेही होती है। अब जरा इस आलीशान फार्म हाउस को देखिए जो किसी महल से कम नहीं है। देखिए, नामधारी को यहाँ के लोग तो एक आपराधिक चरित्र के नाम पे जानते हैं, राज्य की जनता। और ये सब रिश्ते जिस प्रकार से मीडिया उजागर कर रहा है तो स्पष्ट है कि इस राज्य में नामधारी और नामधारी जैसे लोगों को संरक्षण देने में भाजपा सरकार ने, आरएसएस ने बड़ा गहरा रोल अदा किया। नामधारी के जितने अच्छे रिश्ते बीजेपी से रहे, कांग्रेस में भी उतनी अच्छी पैठ मानी जाती है। 90 के दशक में काशीपुर से बीजेपी के विधायक हरभजन सिंह चीमा का नामधारी दाहिना हाथ हुआ करते थे और गुजरते वक्त के साथ बीजेपी के दूसरे नेताओं से भी नामधारी की नज़दीकियां बढ़ती गईं। जी से जो मेरा राजनीतिक संबंध रहा है भारतीय जनता पार्टी कि वो एक अच्छे कार्यकर्ता रहे
और मैंने देखा कि इस क्षेत्र की जन समस्याओं को लेकर के उन्होंने आंदोलन करे। मैं भी एक उनका भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। करीब 10-12 वर्ष से हमारे और उनके पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते राजनीतिक संबंध थे। बाजपुर से बीजेपी के ही विधायक अरविंद पांडे भी नामधारी के मुरीद हो गए। अरविंद पांडे अब गदरपुर से एमएलए हैं। उनके चुनाव में फंडिंग से लेकर बूथ मैनेजमेंट तक की सारी जिम्मेदारी नामधारी ही संभालते रहे हैं। लेकिन अब दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है। ठीक विधानसभा चुनाव जब चालू हुए थे उत्तराखंड के 2012 में, उस चुनाव के तत्काल उसी समय जो ये सुखदेव सिंह नामधारी है, इसको छोड़ के इसके सब परिवार के लोग, इसके सब रिश्तेदार, सब ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। तो ये वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नाम पे जाके वहाँ, क्योंकि कांग्रेस ने तो पल्ला झाड़ दी कि हमारा नहीं है, लेकिन जहाँ ये लोग गए थे कांग्रेस में, उसी पार्टी ने इनको बहिष्कार किया कि हमारे इनसे कोई मतलब नहीं है, पल्ला झाड़ लिया। अब ये लोग भारतीय जनता पार्टी के नाम के बैनर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। नामधारी की छवि बाहुबली की हुआ करती थी। जिनसे नामधारी के व्यापारिक रिश्ते रहे हैं, वो आज भी उनसे सौदों को याद करके डरते हैं। ऐसे ही एक शख्स है अमर इकबाल, जिनका आरोप है कि नामधारी ने इन्हें संपत्ति के एक सौदे की बकाया रकम आज तक नहीं दी। ये पौंटी साहब जो है, इन्होंने जमीन ली थी और नामधारी ने दिलवाई थी, सुखदेव सिंह नामधारी ने, और इनके मामा के मार्फत सौदा हुआ था। तो उसमें पहले तो क्या हुआ जी, इन्होंने पौने 12 लाख एकड़ मेरे से सौदा करा और पैसे मुझे दिए मतलब 11:15 के हिसाब से, और उसमें भी वो पूरे नहीं दिए। उसमें से भी 40 लाख रुपए ये रख गए। हत्या, मर्डर, ये तो आम बात है इन लोगों के लिए। हो सकता है कल को मेरी भी करवा सकते हैं, एक्सीडेंट करवा दें, मरवा दें। नामधारी का नाम उधम सिंह नगर जिले तक सीमित रह जाता अगर उसकी पहचान पॉन्टी चड्ढा से नहीं होती। बात 90 के दशक की है, जब पॉन्टी चड्ढा अपने पिता कुलवंत चड्ढा के खनन का कारोबार शुरू करने वाले थे और इस काम के लिए उन्हें एक स्थानीय नेता की जरूरत थी। पॉन्टी चड्ढा की इस जरूरत को पूरा किया सुखदेव सिंह नामधारी के नाम ने। नामधारी उत्तराखंड में पॉन्टी चड्ढा के सबसे खास आदमी बनकर उभरे और इसके साथ ही नामधारी का उत्तराखंड की राजनीति में भी सितारा बुलंद होता गया। लेकिन नामधारी को सत्ता का स्वाद चखने का मौका तब मिला जब राज्य में बीजेपी की सरकार बनी। उत्तराखंड की राजनीति में नामधारी पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता रमेश पोखरियाल निशंक के आदमी माने जाने लगे। मार्च 2010 में निशंक ने उन्हें उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बना दिया। बीजेपी के शासन के दौरान ही सुखदेव सिंह नामधारी को स्टोन क्रशर का लाइसेंस मिला। कभी ट्रक ड्राइवर रहे सुखदेव सिंह नामधारी हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के चेयरमैन भी बन गए। और तो और बीजेपी की सरकार बनने के बाद नामधारी संघ परिवार की संस्था राष्ट्रीय सिख संगत के उत्तराखंड अध्यक्ष भी बन गए थे। इस दौरान चड्ढा ग्रुप से उनकी नजदीकियां बढ़ती गयी। पॉन्टी के कुछ विदेश दौरों में भी नामधारी उनके साथ रहे। देखिए, नामधारी को लेके भाजपा का दोहरा चेहरा जनता के सामने आया है। सच कहूं तो नामधारी का बचाव भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने किया और उसके बाद उसको अपने पार्टी का सदस्य होने से इनकार करते रहे और फिर पार्टी से निकाल दिया। पॉन्टी चड्ढा शूटआउट में नामधारी का नाम आने के बाद भले ही कांग्रेस के नेता नामधारी को बीजेपी के लिए शर्म बताए, लेकिन नामधारी के रिश्ते पंजाब के कांग्रेसी नेता राणा गुरजीत सिंह से भी रहे हैं। नामधारी के नाम का रसूख इतना ज्यादा था कि 17 मार्च 2012 को सरकार जाने के बावजूद लाल बत्ती की गाड़ी नामधारी के पास ही बनी रही। लेकिन 17 नवंबर 2012 को हुए शूटआउट में नाम आने के बाद नामधारी को न सिर्फ अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पद से हटाया गया, बल्कि पुलिस खुद उनके फार्म हाउस पर सरकारी गाड़ी लेने पहुंची। दिल्ली पुलिस नहीं आई है। उनको बोला। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब पुलिस नामधारी के फार्म हाउस का दरवाजा खुलवाने के लिए मशक्कत कर रही थी। ट्रक ड्राइवर से शुरू हुए बाजपुर के इस बाहुबली के दिन इन दिनों सलाखों के पीछे कट रहे हैं। बाजपुर का ये बाहुबली फिलहाल दिल्ली क्राइम ब्रांच के शिकंजे में है। सुखदेव सिंह नामधारी को पुलिस अब तक की जांच के आधार पर पॉन्टी चड्ढा और उनके भाई हरदीप की हत्या का आरोपी मान रही है। नामधारी के बयान और निशानदेही के आधार पर पुलिस केस की तह तक जाने की कोशिश में जुटी हुई है। इसी बीच एक नई थ्योरी ने पुलिस की जांच को नया सिरा दे दिया है। किसकी गोली से हुई
पोंटी और हरदीप की मौत। क्या संपत्ति को लेकर सगे भाई हरदीप से पोंटी का कोई मनमुटाव था? क्या पोंटी की हत्या और उसके ठिकानों पर हुई छापेमारी के बीच कोई कनेक्शन है? क्या पोंटी के करीबी दोस्त सुखदेव सिंह नामधारी ने रची कोई खतरनाक साजिश? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए आपको ले चलते हैं वारदात वाले दिन यानी 17 नवंबर को, जब शराब के बड़े कारोबारी पोंटी चड्ढा और उनके छोटे भाई हरदीप चड्ढा की एकाएक हत्या ने सबको सन्न कर दिया। 17 नवंबर को दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर के 42 DLF फार्म हाउस में मौजूद थे घटना से जुड़े 3 किरदार। पोंटी चड्ढा, पोंटी का भाई हरदीप चड्ढा और दोस्त सुखदेव सिंह नामधारी। चश्मदीदों के मुताबिक फार्म हाउस में शूट आउट हुआ और इस शूट आउट में पोंटी और हरदीप की मौत हो गई, लेकिन वहां मौजूद नामधारी का बाल बांका तक नहीं हुआ। दोनों हाई प्रोफाइल हत्याओं का इकलौता चश्मदीद और राजदार बना हुआ है सुखदेव सिंह नामधारी। पोंटी और हरदीप की मौत की खबर भी पुलिस को सबसे पहले नामधारी ने ही दी थी, लेकिन पुलिस न सिर्फ नामधारी को हत्याकांड का मुख्य आरोपी मान रही है, बल्कि कोर्ट में ये दावा भी कर चुकी है कि नामधारी की पिस्टल से निकली गोलियों में हत्याकांड का राज छिपा हुआ है। लेकिन अब तक की तफ्तीश के बाद दिल्ली पुलिस को मौत की इस गुत्थी में पोंटी और नामधारी से जुड़ा एक और कारण सामने आता दिख रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक पुलिस को शक है कि 200 करोड़ के लिए पोंटी की हत्या हुई होगी। ये वो रकम है जो आयकर छापेमारी से पहले पोंटी ने सुखदेव सिंह नामधारी को रखने के लिए दी थी। पोंटी के ठिकानों पर इस साल फरवरी में आयकर विभाग की छापेमारी हुई थी। नोएडा के सेंटर स्टेज मॉल और छतरपुर के फार्म हाउस पर छापे पड़े थे। पुलिस कड़ियां इस तरीके से जोड़ने में जुटी है कि कहीं पैसे नहीं लौटाने की नीयत से ही पोंटी की हत्या करवा दी गई। हालांकि आयकर विभाग की छापेमारी में पोंटी के पास से बड़ी रकम की बरामदगी नहीं हुई थी। पुलिस को यह भी शक है कि पोंटी ने उत्तराखंड में नामधारी के नाम से 50 करोड़ की संपत्ति भी खरीदी थी। पोंटी केस की जांच में अब तक जो बात सामने आई है उसके मुताबिक पोंटी के काले धन का राजदार सुखदेव सिंह नामधारी भी था। अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक पोंटी ने अपना कारोबार फैलाने के लिए दक्षिण अफ्रीका में 2000 एकड़ जमीन खरीदी थी। पुलिस ये जांच कर रही है कि क्या पोंटी ने दक्षिण अफ्रीका में जमीन नामधारी के नाम पर खरीदी थी। पोंटी के काले धन के बारे में उनके भाई हरदीप के अलावा सिर्फ नामधारी को ही पता था। ऐसे में हो सकता है कि हत्या की वजहों में इस जमीन का मामला भी शामिल रहा हो। जो भूपेंद्र बेस का एक जो इसमें को एक्यूज है उसके बयान पर रिलाई कर रहे हैं, जिसके बयान के कानून के हिसाब से कोई वैल्यू नहीं है। एविडेंस वो होती है जो कोई गवाह कहे। इनके पास मेरी अरेस्ट से पहले कोई ऐसा गवाह नहीं था पब्लिक का जिन्होंने ये कहा हो कि नामधारी ने कोई फायरिंग की हो, या ऐसी भी एविडेंस नहीं है कि नामधारी ने ये कहा हो कि शूट हिम। पोंटी हरदीप की मौत का राज आखिर क्या है? कौन किसकी गोली से मरा? 2 गोलियों की गुत्थी में उलझे सुखदेव सिंह नामधारी का सच क्या है? क्या 200 करोड़ रुपए या फिर 2000 एकड़ जमीन पोंटी चड्ढा के लिए जानलेवा साबित हुई और इसमें हरदीप चड्ढा को भी अपनी जान गंवानी पड़ी? रिमांड बढ़ने के बाद दिल्ली पुलिस सुखदेव सिंह नामधारी को एक बार फिर उत्तराखंड लेकर गई है। पुलिस को नामधारी की बंदूक से निकली 2 गोलियों की भी तलाश है। साथ ही घटना के वक्त मौजूद रहे नामधारी के कुछ साथियों का भी पता लगाया जा रहा है। दिल्ली क्राइम ब्रांच को यकीन है कि सुखदेव सिंह नामधारी पोंटी की हत्या का सबसे बड़ा राजदार है और नामधारी की ही जुबान से पोंटी और हरदीप की मौत का राज बाहर आएगा। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सच यही है कि इस मामले में पुलिस के हाथ खाली ही हैं। शराब के बड़े कारोबारी पोंटी चड्ढा और उनके भाई हरदीप की हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए दिल्ली क्राइम ब्रांच दिन रात एक किए हुए है। घटना वाले फार्म हाउस का कोना कोना खंगाला जा रहा है। हर पहलू से तफ्तीश चल रही है, लेकिन दोहरे कत्ल की इस गुत्थी को सुलझाना इतना आसान नहीं लगता, क्योंकि घटना से जुड़ा कोई भी ठोस सबूत अब तक पुलिस के हाथ नहीं लग सका है। 17 नवंबर को पोंटी और हरदीप की हत्या के वक्त फार्म हाउस में मौजूद लोगों के बयानों से पुलिस को किसी तरह की अहम जानकारी नहीं मिल सकी है और न ही हत्याकांड में गिरफ्तार किए गए सुखदेव सिंह नामधारी ने अभी तक अपनी जुबान से कोई राज उगला है।
सबूतों के नाम पर फिलहाल दिल्ली क्राइम ब्रांच के हाथ आए हैं तो बस फार्म हाउस की दीवारों में गोलियों के ये निशान। हालांकि फार्म हाउस के आसपास रहने वाले लोगों के मुताबिक उस दिन देर तक सुनी गई थी दनादन गोलियों की आवाज। आइए आपको एक बार फिर बताते हैं कि 17 नवंबर को दिल्ली के छतरपुर 42 DLF फार्म हाउस में घड़ी की बदलती सुइयों के साथ क्या कुछ हुआ था। फार्म हाउस के आसपास मौजूद लोगों की माने तो करीब 12:15 बजे हरदीप चड्ढा पहुंचता है फार्म हाउस नंबर 42 के इसी गेट पर। इस गेट का इस्तेमाल सिर्फ हरदीप किया करता था। करीब 12:20 पर फार्म हाउस नंबर 42 के आसपास के लोगों ने फायरिंग की तेज आवाज सुनी। फार्म हाउस नंबर 42 के भीतर चल रहा था सनसनीखेज शूट आउट। करीब 10 मिनट तक लोगों ने फायरिंग की आवाजें सुनी और उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। करीब 12:40 पर चड्ढा परिवार के फार्म हाउस नंबर 42 के इसी गेट से कई लोग बाहर निकलते हैं और फिर गाड़ियों में बैठकर चले जाते हैं। करीब 1 बजे पुलिस पहुंचती है 42 नंबर फार्म हाउस। भीतर दाखिल होती है तो पुलिस को मिलती है पोंटी चड्ढा के छोटे भाई हरदीप चड्ढा की लाश। फार्म हाउस के भीतर मौजूद रहते हैं 6 लोग, जिनमें से 3 PSO थे। इसके अलावा पुलिस को मिलती है फायरिंग में इस्तेमाल की गई गोलियों के खोखे और गोलियों के निशान। ABP स्पेशल बाजपुर का बाहुबली में इतना ही। आगे देखिए व्यक्ति विशेष सचिन।